तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग बच्चों। आशा करता हूँ सभी ठीक होगे, मजे में होगे, चुस्त होगे, दुरुस्त होगे। तो बच्चों, आज का जो सेशन है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, दैट इज बेसिकली ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फ्लैमिंगो। मतलब फ्लैमिंगो के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं वो इस क्लास को पूरा का पूरा लेंगे, शुरू से लेके लास्ट तक। कोई भी चीज जो है वो मिस नहीं करनी है, क्योंकि इस क्लास में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं मैं। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रखा है उनके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है और बिना पढ़े वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार एक्सप्लेनेशन वाली क्लास को भी देख लो और उसके बाद ये वाली क्लास जो है आप कंटिन्यू कर सकते हो। और मेरी जो क्लासेस का प्लेलिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का सेशन हमारा किस चीज के ऊपर बेस्ड है, इट इज ऑन फ्लैमिंगो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। अब फ्लैमिंगो के अंदर अगर हम टर्म टू के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो कौन से चैप्टर्स हैं जो आएंगे। तो सबसे पहले तो भाई द रैट ट्रैप चैप्टर है जो आएगा। रैट ट्रैप के बाद कौन सा चैप्टर है भाई? इंडिगो चैप्टर है जो आएगा। इसके अलावा पोम आएगी। पोम के अंदर हमारी पोम आएगी दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो टर्म टू के अंदर आ रही है। और थिंग ऑफ ब्यूटी के बाद जो पोम आएगी हमारी, दैट विल बी बेसिकली आन जेनिफर्स टाइगर्स। ठीक है। कौन सी पोम आएगी भाई? आन जेनिफर्स टाइगर्स। तो ये जो चार हैं इनके आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। और हाँ, साथ के साथ अपने रजिस्टर में नोट करते रहना। उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा वो भी अपने रजिस्टर में मेंशन करते रहना। और जब भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की क्लास होती है और आप लोग वहां लैग कर रहे होते हो, तो उसका रीजन ये है बिकॉज यू आर आउट ऑफ कंटेंट एंड यू डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या पॉइंट्स है जो मुझे ऐड करने हैं अपने आंसर के अंदर। और वो चीज बच्चों तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप लगातार अपने आंसर्स को प्रैक्टिस करो, जब आप लगातार कंटेंट है उसको और ज्यादा फ्लोरिश करो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग इन चीजों को समझोगे और क्लास को इसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं बच्चों। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, अगर किसी भी बच्चे ने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं करा है तो वो कर लो। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में और इवनिंग में जो भी मेरी प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं, वो क्लासेस जो हैं उसके अंदर जो आंसर्स आप भेजते हो वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही भेजते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो मेक श्योर कि जितना जल्दी हो सकता है वो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसके बाद बच्चों अगर हम अगली चीज की बात करते हैं तो दैट इज माय शेड्यूल। मैं आपको बता दूं कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए मेरी जो क्लासेस हैं वो प्रीमियर्ड होने वाली हैं, बट एज सून एज मार्च आता है तो हम अपनी वापस लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे और उसी के साथ साथ आप लोगों की क्लासेस और बेहतरीन तरीके से होने लग जाएगी। तो आज का जो सेशन है, देखो आप देख रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्लैमिंगो के ऊपर है। फिर मैं ऐसे ही शुड विजिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लेके आने वाला हूँ। ठीक है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विस्टास टर्म 2, ठीक है, सैटरडे। तो ये तीन सेशंस हैं जो आज हैं 12th क्लास के, जिसके अंदर ये है मॉर्निंग 9 AM का सेशन जो अभी चल रहा है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज शाम को अगर आपको एक और सेशन लेना है तो दैट इज शुड विजार हिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैं उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को कराने वाला हूं और आप लोगों को बताऊंगा कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो वो शाम को 5 बजे होगा। लेकिन ये वाली जो क्लास होगी बच्चों, ये कॉमर्स 365 चैनल की क्लास है। ये वाली जो क्लास है ये कॉमर्स 365 चैनल की क्लास है। और फिर रात को 9:50 पे जो क्लास होगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे होगी विस्टास टर्म 2 के लिए। ये 9:50 पे होगी। तो मेक श्योर कोई भी क्लास ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आप मिस करें, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस में आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। पता है आपको मेरी क्लास के अंदर कितना कुछ आपको सीखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, मुझे मेरे अनअकैडमी के ऐप पे प्रोफाइल पे फॉलो जरूर कर लो, क्योंकि वहां फॉलो करने से क्या होता है कि आपको स्पेशल क्लासेस की भी अपडेट्स मिलती रहती हैं। और मार्च के मंथ में आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज लॉट ऑफ स्पेशल क्लासेस फॉर यू। तो मेक श्योर आप मुझे वहां पे फॉलो जरूर कर लें। इसके बाद बच्चों, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जिसने भी नहीं लिया है वो ले लो। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू आर गेटिंग पर्सनल गाइडेंस। देखो, पर्सनल गाइडेंस में क्या होता है, 1 to 1 आपको एक मेंटोर अलॉट किया जाता है जो आपको पर्सनली गाइड करता है, यहाँ तक कि आपकी गलतियों को फाइंड आउट करके बताता है कि यार टेस्ट में आप यहाँ यहाँ गलतियां कर रहे हो। तो वो टेस्ट एनालिसिस वाला पार्ट है वो भी आपको आइकॉनिक में मिल जाता है। देन यू गेट एक्सपर्ट गाइडलाइन। कुछ बहुत ही स्पेशल वर्कशॉप्स होती हैं स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स के द्वारा, ठीक है, जो कि आपको पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के लिए बताते हैं कि आप कैसे अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल हो गया, स्टडी प्लानर हो गया, और भी कई सारी चीजें हैं जो आप लोगों को मिलती हैं। इसके अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो है प्लस। प्लस पे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलती हैं।
तो मेक श्योर जो भी आप लोगों के लिए पॉसिबल हो पाता है आप उसको एनरोल कर लें। और इस टाइम पे तो एक और अच्छी चीज चल रही है और वो है कि 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के साथ आप लोगों को 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, स्पेशली फॉर बोर्ड एस्पिरेंट्स जो कि 10th और 12th क्लास के हैं। तो ये कोड आप यूज जरूर करो, ठीक है। 3 मंथ्स का प्लस का सब्सक्रिप्शन आपका 7500 का है, जहां पे आपको 10% 750 ऑफ मिलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस कोड। और दूसरे नंबर पे बच्चों ये सब्सक्रिप्शन है जो कि आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, जहां 12,000 का आपका सब्सक्रिप्शन है और आपको 1200 का ऑफ मिलेगा, अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस कोड, दैट इज SUTH10। अब बच्चों बात करते हैं आज के सेशन की, और आज के सेशन के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग जो क्वेश्चंस हैं उनको नोट जरूर करना। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन को नोट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, 1% भी आपको क्वेश्चन को नोट करना नहीं भूलना है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि क्वेश्चन को नोट जरूर करना है। समझ में आ गई बात? चलो बच्चों स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है फ्लामिंगो का टर्म 2 के लिए वो कौन सा है? सबसे पहला चैप्टर है बच्चों द रैट ट्रैप। सबसे पहला कौन सा है भाई? द रैट ट्रैप। और द रैट ट्रैप में राइटर का नाम क्या है? राइटर का नाम है सेल्मा लेगरलॉफ। राइटर का नाम क्या है? सेल्मा लेगरलॉफ। और इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में भी आपको पता होगा, और मैंने कई बार चैप्टर्स की रिवीजन बच्चों कराई है, आप लोग ये अच्छे तरीके से जानते हैं। और मैं इतनी इतनी बार क्यों करा रहा हूँ, इसका रीजन क्या है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग बेस्ट स्कोर करो, मेरा सीधा सीधा मकसद यही है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया सेल्मा लेगरलॉफ यहाँ पे राइटर का नाम है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आप लोगों को पता ही होगा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, मैंने पहले भी चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। लेकिन आज फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज कि पैडलर जो कि इस चैप्टर का सेंट्रल कैरेक्टर है, वो वर्ल्ड को रैट ट्रैप से कंपेयर करता है। तो ऐसा क्या रीजन है कि जो पैडलर है वो वर्ल्ड को रैट ट्रैप से कंपेयर करता है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? व्हाई डज, एक मिनट जस्ट, क्वेश्चन है व्हाई डज पैडलर कंपेयर द वर्ल्ड विद अ रैट ट्रैप। मतलब जो पैडलर है वो वर्ल्ड को रैट ट्रैप से कंपेयर क्यों करता है? ऐसा क्या रीजन है कि जो पैडलर है वो वर्ल्ड को एक रैट ट्रैप से कंपेयर करता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो डोंट वरी, मैं आपको समझाते हुए चलूंगा साथ के साथ। तो भाई बहुत ही सीधी सी बात है कि पैडलर हैज बीन सेलिंग रैट ट्रैप्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब काफी लंबे समय से जो पैडलर है वो रैट ट्रैप सेल कर रहा है, और इतने समय से रैट ट्रैप सेल करने की वजह से उसके माइंड में एक आइडिया डेवलप हो गया है कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सा रैट ट्रैप है। जिस तरीके से एक रैट ट्रैप में चीज होता है, पॉक होता है, जो भी एक रैट को अट्रैक्ट करता है, एक बेट जो रैट को अट्रैक्ट करती है, उसी तरीके से द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप इन व्हिच वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दे आर लग्जरीज, कंफर्ट, हीट, शेल्टर, क्लोथिंग, जितनी भी चीजें हैं, एंड दे अट्रैक्ट पीपल। वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, ह्यूमंस, दे अट्रैक्ट ह्यूमंस। और जो ह्यूमंस हैं वो कोई गलत काम करते हैं और वो वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। रैट ट्रैप में फंसने का मतलब है कि एक्चुअली their life comes to an end, उनकी लाइफ खत्म होने लग जाती है, या फिर anything bad can happen with them, कोई भी चीज जो बुरी है वो उनके साथ हो सकती है। तो यहाँ पे ये इसका मतलब है। तो आई होप बच्चों आपको पहला जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और आई वुड रिक्वेस्ट, देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, आंसर को साथ में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बट एट द एंड आंसर को लिखने का काम, उसको रेक्टिफाई करने का काम, कि भाई उसे रेक्टिफाई क्या करना है, मैंने गलतियां क्या करी। जैसे मेरे को आपने अपने आंसर भेजे, आप मेरे को अपने फोटो आंसर खींच के भेजते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे उसमें गलतियां क्या है उसको समझो, ठीक है। हो सकता है कि अभी मेरी रेक्टिफिकेशन क्लास लॉन्ग आंसर की चल रही है, आप शॉर्ट लिख रहे हो, तो शॉर्ट को लिख के रख लो ना। जब भी मैं शॉर्ट का रेक्टिफिकेशन वापस स्टार्ट करूंगा उस वक्त भेजो आंसर, उस वक्त उसको चेक कराओ, तो उससे भी तो आप लोगों को ही फायदा होगा ना, इजंट इट? ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे बच्चों आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दैट इज बेसिकली why did Padler think ill of the world? ठीक है भाई, मतलब क्वेश्चन ये है कि जो पैडलर था वो दुनिया के बारे में बुरा क्यों सोचता था? ऐसा क्या रीजन था कि जो पैडलर है वो दुनिया के बारे में बुरा सोचता था? तो भाई वो दुनिया के बारे में इसलिए बुरा सोचता था क्योंकि दैट वर्ल्ड वाज नेवर काइंड टू हिम, ठीक है। तो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक बैड ऑफ इट इन द सेम वे, है ना। तो भाई जिस तरीके से दुनिया वाले उसके साथ जो है वो बुरे तरीके से पेश आते हैं, कोई भी उसे शेल्टर नहीं देता है, कोई भी उसको सिंपैथी नहीं देता है, या मतलब हेल्प नहीं करता किसी भी तरीके से, तो उसी तरीके से वो लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचता, वो बुरा सोचता है। उसका ये मानना है कि वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है, और जो ये लोग हैं जो इस रैट ट्रैप के इर्द गिर्द घूम रहे हैं बेट की तरफ,
वो इस ट्रैप के अंदर जरूर फंसेंगे, और उसको बड़ा मजा आता है जब लोग फंसते हैं, जब लोग आसपास घूम रहे हैं उस रैट ट्रैप के और दे आर गोइंग टू गेट ट्रैप, तो उसे बड़ा मजा आ रहा होता है उस टाइम पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ होस्ट वाज क्रॉफ्टर। भाई जो क्रॉफ्टर था वो कैसा इंसान था, वो कैसा होस्ट था। आप लोगों को पता है क्रॉफ्टर बेसिकली कौन था? क्रॉफ्टर वाज एन ओल्ड मैन जो कि अपनी वाइफ के बगैर, अपने बच्चों के बगैर, मतलब उसकी वाइफ बच्चे नहीं है, और वो एक छोटे से ग्रे कलर के कॉटेज में रहता है, और वो बेसिकली अपनी काऊ को मिल्क करता है जिससे उसे दूध मिलता है, और दूध से वो क्रीम बनाता है, और क्रीम को सेल करके उसके पास पैसे आते हैं, हर एक महीने उसके पास 30 क्रॉनर होते हैं। और ये सारी बातें उसने पैडलर के साथ शेयर करी थी। तो उसने क्या करा, पहले उसे शेल्टर दिया रहने के लिए, फॉरेस्ट दिया खाने के लिए, टोबैको दिया स्मोक करने के लिए, कार्ड गेम खेला मिजोलिस, उसके साथ अच्छे से वो पेश आता है, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के सीक्रेट्स को भी शेयर करता है कि पहले वो यंग डेज में कहाँ पे काम करता था। इन द डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी यूज्ड टू वर्क एट रामजो, है ना, और उस टाइम पे वो जवान था और वो लेबरिंग काम कर सकता था, लेबर का काम कर सकता था, लेकिन अब उसकी बॉडी जब उसे सपोर्ट नहीं करती है तो ही सेल्स क्रीम, जो वो क्रिएट करता है मिल्क से, जिस काउ को मिल्क करता है उससे, और उसकी काउ उसके लिए एक बॉस की तरह है जो उसे मिल्क देती है क्रीम प्रोड्यूस करने के लिए, और उसे हर एक महीने 30 क्रॉनर मिलते हैं। जो सुन के जो पैडलर माइट बिकम इनक्रेडुलस, वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि भाई ऐसा कुछ है भी, तो उसने अपने गेस्ट के सामने अपने जो लेदर पाउच है जो विंडो पे टका हुआ था उसमें से 30 क्रॉनर निकाल के दिखाए उसे, 10 क्रॉनर के जो 3 रिंकल नोट्स होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमें क्या बताती हैं कि क्रॉफ्टर वॉज एन ऑब्लिजिंग होस्ट, कि भाई क्रॉफ्टर जो था वो बहुत ही ऑब्लिजिंग होस्ट था, बहुत ही अच्छा इंसान भी था, इवन वो अपने बेस्ट तरीके से सर्व करता है पैडलर को जो कि उसका गेस्ट था। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन आता है बच्चों कि व्हाई डिड आयरन मास्टर इनवाइट पैडलर एट हिज होम। अब देखो, जिन लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी उनको ये सब पता होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, जिन्होंने मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है, उनको दिक्कत हो सकती है, तो वो एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। हालांकि मैं लाइव क्लासेस भी लाते रहूंगा बीच बीच में, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी लाइव क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो भाई आयरन मास्टर कौन था? आपको पता है कि बाद में पैडलर ने पैसे चुरा लिए थे क्रॉफ्टर के, और वो उस जगह से भाग गया था। भागने के बाद वो एक जंगल में घुस गया था जहां वो ट्रैप भी हो गया था, और उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ का तो अब अंत होने वाला है, लेकिन उससे फिर एक आवाज आती है, फिर वो उस आयरन मिल की तरफ जाता है, रामजो आयरन मिल की तरफ। तो वहां का जो ओनर था वो आयरन मास्टर था, जो कि एक ओल्ड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था। और जब उसने पैडलर को वहां पे स्टे करते हुए देखा तो आयरन मास्टर को क्या लगा कि पैडलर उसका पुराना फ्रेंड कौन है, कैप्टन वॉन स्टेल है, और ये रीजन होता है कि वो उसे अपने घर पे इनवाइट करता है। लेकिन पैडलर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि पैडलर को ये लग रहा था कि भाई अगर मैं गया तो ये तो ऐसा हुआ जैसे मानो मैं अपने आप को एक टाइगर के गुफा में धकेल रहा हूँ। ठीक है, तो लायंस डेन, सॉरी टाइगर नहीं है, लायंस डेन। तो यहाँ पे जो पैडलर है, शुरुआत में तो उसने सोचा था कि मैं उसको भी कुछ ठग सकता हूँ अगर वो मुझे अपना फ्रेंड समझ रहा है तो, बट बाद में उसने क्या सोचा कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, बिकॉज मैं फंस जाऊंगा, आई विल बी कॉट इन अ रैट ट्रैप। ठीक है, तो इसलिए नहीं जा रहा था। अब ये क्वेश्चन जो है, इसी के बाद का ये क्वेश्चन है कि व्हाई डिड पैडलर रिफ्यूज द इनविटेशन, कि भाई पैडलर ने अगर इनविटेशन रिफ्यूज किया तो क्यों किया। तो वो भी आप लोगों को पता है कि भाई क्यों किया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही समझा दिया, बिकॉज ही वाज थिंकिंग कि इफ आई गो देयर सो आई वुड बी ट्रैप्ड, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इफ आई वेंट देयर, इफ आई गो देयर सो आई वुड बी ट्रैप्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, दैट इज कि भाई बाद में आयरन मास्टर ने अपनी बेटी एडला विलियमसन को उसको बुलाने के लिए भेजा था। तो उसे ऐसा लगता है कि एडला हैज बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन, कि वो किसी भी इंसान को कन्विंस कर सकती है जो कि उसकी बेटी है, और पैडलर उसको मना नहीं कर पाता। जिस तरीके से वो बात करती है, जिस तहजीब के साथ वो बात करती है, तो पैडलर उसको बिल्कुल भी मना नहीं कर पाता। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड पैडलर एक्सेप्ट द इनविटेशन ऑफ एडला विलियमसन, मतलब जो एडला विलियमसन थी उसका इनविटेशन उसने क्यों एक्सेप्ट कर लिया था। तो भाई उसने इसीलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके इनविटेशन को रिफ्यूज नहीं कर पाता। वो जिस तरीके से बात करती है, शी वॉज नॉट दैट प्रीटी बट शी वॉज सो हम्बल, वो इतनी ज्यादा हम्बल होती है, उसकी बातें इतनी ज्यादा अच्छी होती हैं, वो जिस विनम्रता के साथ वो पैडलर को इनवाइट करती है, तो वो उसको मना नहीं कर पाता है। ठीक है, उसे पता था कि वो फंस सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो मना नहीं कर पाता है ना। बाद में फिर आयरन मास्टर को उसकी हकीकत के बारे में पता चल गया था, जब वो ग्रूम होके उसको सर्वेंट तैयार करके लेके आते हैं डाइनिंग रूम के अंदर,
और उस टाइम पे भी एडला ने उसको किस तरीके से सपोर्ट किया था, एंटरटेन। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन पैडलर, तो भाई इसलिए क्योंकि उसने उसे प्रॉमिस किया और उसे पता है कि वो जो ट्रैम्प है, या मैं कह सकता हूँ वो पैडलर है, वो उधर से उधर एमलेसली मूव करते रहता है और कभी उसे चैन की सांस लेने का मौका नहीं मिलता है। टुडे व्हेन ही हैज गॉट समथिंग, सो वी मस्ट नॉट स्टील दैट थिंग फ्रॉम हिम। तो वो कहीं ना कहीं उसे वहां पे सपोर्ट कर रही होती है, जब आयरन मास्टर उसके फादर जो है वो उसे तबाह हो जाने के लिए बोलते हैं। उसके बाद वो किस तरीके से ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होता है, आप लोगों को पता ही है उसके बारे में। और वो ज्यादातर टाइम राम शो में सोता ही रहता है, सो के ही वो अपना टाइम स्पेंड करता है, बीच बीच में उसे प्रेयर के लिए या फीस्ट के लिए उठाया जाता है। तो लास्ट में आपने देखा कि जब आयरन मास्टर और उनकी बेटी को, जब वो चर्च गए थे अगले मॉर्निंग और उनको सब कुछ पता चल गया था पैडलर के बारे में, क्रॉफ्टर के यहाँ चोरी हुई थी, जो कि उनके यहाँ पे ही काम किया करता था अपने यंग डेज के अंदर, तो उनको लग रहा था कि वो बंदा वही है जो हमारे यहाँ पे ठहरा हुआ है। लेकिन जब तक वो वापस आए तो पैडलर जा चुका था, बट वो अपने पीछे एक लेटर छोड़ के गया था, एक एनवेलप में वो लेटर था, एक रैट ट्रैप था छोटा सा जो एज अ गिफ्ट था एडला के लिए क्रिसमस का, और वो पैसे जो उसने चुराए थे क्रॉफ्टर से वो भी छोड़ के गया था, जिसको देख के एडला बहुत ही ज्यादा खुशी के मारे चिल्लाती है और उसको समझ में आता है कि वो बदल गया है और समहाउ एडला की वजह से, एडला के कंपैशन काइंडनेस की वजह से वो बदला। तो ये चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो दैट इज व्हाट व्हाई डिड, और लास्ट में उसने अपने साइन क्या किए थे उस लेटर के अंदर, अपनी माफी मांग के अपोलोजाइज करके, व्हाई डिड पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्केल इन द लास्ट, उसने क्यों साइन किया था? बिकॉज नाउ ही वाज अ ट्रांसफॉर्म पर्सनालिटी। समझ में आ गई बच्चों बात? यहां तक आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। मैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद अगला जो चैप्टर बच्चों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दैट इज अबाउट इंडिगो, ठीक है। अगला चैप्टर जो मैं बताने वाला हूं दैट इज अबाउट व्हाट, दैट इज अबाउट इंडिगो, ठीक है। तो बात करते हैं इंडिगो की, और इंडिगो के अंदर देखते हैं कि क्या है। तो भाई इंडिगो चैप्टर जो है उसके अंदर राइटर का नाम क्या है, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। लेट मी राइट द नेम ऑफ द चैप्टर वंस, जस्ट एक सेकेंड बच्चों। ओके, तो चैप्टर का नेम है इंडिगो और राइटर का नेम है लुइस फिचर। चैप्टर का नेम है इंडिगो और राइटर का नेम है लुइस फिचर, ठीक है भाई। चलो, अब ये चैप्टर आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि ये एक बायोग्राफी है, और बायोग्राफी किसे कहा जाता है आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। बायोग्राफी कहा जाता है किसी भी एक ऐसे चैप्टर को जहां पे जो राइटर है वो किसी दूसरी पर्सनालिटी के बारे में लिखता है, और ऑटोबायोग्राफी कहते हैं हम उसको जहां पे राइटर जो है अपनी लाइफ के बारे में लिखता है। जैसे हमने डीप वाटर चैप्टर पढ़ा था वो ऑटोबायोग्राफी था, और ये वाला जो चैप्टर है ये क्या है, ये बायोग्राफी है, जहां पे राइटर अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरी पर्सनालिटी के बारे में लिख रहा है, जो कि महात्मा गांधी है, लुइस फिचर ने लिखा है। और ये चैप्टर स्टार्ट कैसे होता है कि लुइस फिचर जो थे वो 1942 में जब गांधी जी के आश्रम सेवाग्राम पे मिले थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि अपनी लाइफ के किसी ऐसे मूवमेंट के बारे में बताओ जो आपको लगता है आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, या आप ये मान लो कि इंडिया की आजादी के लिए बहुत ही बड़ा एक स्टेप था, ठीक है। तो वो उसे चंपारण के एक मूवमेंट के बारे में बताते हैं जो मेनली 1917 मतलब 1917 के समय में हुआ है। हालांकि इसकी शुरुआत जो थी वो 1916 के दिसंबर के मंथ के अंदर हुई थी, ठीक है। जब राजकुमार शुक्ला नाम का चंपारण का एक किसान महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए लखनऊ के एक मीटिंग में, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की लखनऊ की मीटिंग के अंदर आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भाई व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला, कि राजकुमार शुक्ला जो था, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला कम टू गांधी जी, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन आ गया समझ में कि भाई राजकुमार शुक्ला जो था वो गांधी जी से मिलने के लिए क्यों आया था। तो आपको मैंने बता ही दिया, राजकुमार शुक्ला जो था बच्चों वो चंपारण का एक पीजेंट था, किसान था, और चंपारण के अंदर नील की खेती होती थी। नील की खेती मतलब इंडिगो प्लांटेशन, और इंडिगो जो था वो मेन कमर्शियल क्रॉप था, चीफ कमर्शियल क्रॉप था, इसका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता था। और जो चंपारण के पीजेंट्स थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर मतलब जो किसी दूसरे की जमीन पे काम करके जो जमीन है उसके लिए रेंट पे करता है। तो एक बहुत ही पुराना एग्रीमेंट था, एंशिएंट एग्रीमेंट था। उस एग्रीमेंट के तहत जो चंपारण के पीजेंट्स थे दे वर शेयर क्रॉपर्स, और उनको जो जमीन पे प्लांटेशन करना होता था लैंडलॉर्ड्स के लिए, उसमें वो एज अ रेंट 15% इंडिगो जो थे वो प्लांट करते थे। मतलब जो पूरी जमीन है उसमें 15% 15% जमीन पे वो इंडिगो की प्लांटेशन करते थे, जिसको वो एज अ रेंट
जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड थे, अंग्रेजी जमींदार थे, उनको सरेंडर कर देते थे, है ना। और ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चलता आ रहा था और किसानों के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और उसी के चलते राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने आया था और वो ये चाहता था कि गांधी जी उसके साथ उसके डिस्ट्रिक्ट चंपारण चले और जो भी इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाएं, आंदोलन करें, है ना। लेकिन गांधी जी जो थे वो उस टाइम पे काफी ज्यादा व्यस्त थे और उनको जाना था अलग अलग जगहों पे भाई। और एट दैट टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सडनली मूव विद राजकुमार शुक्ला। तो भाई वहां पे गांधी जी उसको डिले करते हैं, कहते हैं आप चलेंगे, अब चलेंगे, अब चलेंगे, और वो जा नहीं रहे होते। बट एट द एंड जब वो देखते हैं कि राजकुमार शुक्ला कितना डिटरमाइंड है, ही वाज वेरी रेजोल्यूट, और वो लगातार उनको फॉलो अप कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि व्हाई वाज गांधी जी इम्प्रेस्ड बाय राजकुमार शुक्ला, कि गांधी जी जो थे वो राजकुमार शुक्ला से इम्प्रेस क्यों हुए। तो भाई वो इसलिए इम्प्रेस हुए राजकुमार शुक्ला से क्योंकि राजकुमार शुक्ला बहुत ही डिटरमाइंड पीजेंट था और वो गांधी जी को हर एक जगह पे फॉलो करता है। ये मैटर नहीं करता कि गांधी जी कहाँ जा रहे हैं, बट वो फॉलो करता है उनको। और फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो राजकुमार शुक्ला के साथ उसके डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, ठीक है, और वो जाते भी हैं। उसके बाद वो पटना भी गए थे। वो वाला मैं क्वेश्चन यहाँ लिखवा नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको ओरली बता देता हूँ, आपको पता भी होगा, एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपने देखी होगी कि पटना में जब वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ गए थे, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट और सेकंड प्रेसिडेंट रहे थे, तो उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो घर पे नहीं थे और उनके सर्वेंट जो थे उन्होंने राजकुमार शुक्ला को गांधी जी के साथ रिसीव किया, एंड दे वर नॉट अवेयर हु वाज महात्मा गांधी, ठीक है, एंड दे कंसिडर्ड हिम टू बी अ पीजेंट बाय बिकॉज ही हैड कम विद राजकुमार शुक्ला हु वाज अनदर पीजेंट फ्रॉम चंपारण। और राजकुमार शुक्ला भी कई बार आ चुका था राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ पे रिक्वेस्ट करके कि भाई आप मेरे साथ चलो, लेकिन वो नहीं जा पाए, किसी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने महात्मा गांधी जी को एक पीजेंट समझा और राजकुमार शुक्ला एक अनटचेबल था, अछूता, तो उनको लगा वो भी एक अनटचेबल ही है। और कुएं से पानी निकालने को भी अलाउ नहीं किया था कि भाई, और अगर उनकी बकेट से थोड़ी बहुत छींटे जो है वो कुएं पे चली गई तो वो पूरा कुआं जो है वो पॉल्यूट हो जाएगा। तो ये एक इंसिडेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन वैसे ज्यादा तो नहीं आते, लेकिन अगर आ गया तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आई एम रियली सॉरी फॉर द शेकिंग ऑफ कैमरा, ठीक है। तो भाई अगर आ गया मान लो तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब भाई जब वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिले नहीं है, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली जो इन्फॉर्मेशन है चंपारण के बारे में गैदर करने के लिए गए होंगे, क्योंकि राजकुमार शुक्ला बेशक डिटरमाइंड था बट ही वाज एन इलिटरेट पीजेंट, जो कि पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। और उसको शायद वो सब कुछ टेक्निकलिटीज जो है वो जो अग्रीमेंट में होंगी जिसके तहत वो प्लांट कर रहे थे इंडिको, वो सब पता नहीं होगा उतना ज्यादा अच्छे तरीके से, और क्या माजरा है वो उनको पता नहीं होगा। इसीलिए वो मुजफ्फरपुर गए। मुजफ्फरपुर में वो अपने लोगों से मिलते हैं, जैसे कि जेबी कृपलानी जो कि आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मलकानी जो कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। और वहां पे जेबी कृपलानी ने उन्हें रेलवे स्टेशन पे मुजफ्फरपुर के रिसीव भी किया था, एक भारी भरकम भीड़ के साथ स्टूडेंट्स की। प्रोफेसर मलकानी के घर पे वो ठहरे थे, है ना। तो वो गए क्यों थे वहां पे, क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड गांधी जी गो टू मुजफ्फरपुर। तो भाई गांधी जी मुजफ्फरपुर इसलिए गए थे क्योंकि उनको चंपारण में जो चल रहा था उसके बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी थी, ताकि वो जो अप्रोप्रिएट स्टेप्स हैं वो ले पाए। और वहां किससे मिले वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब भाई जब वो मुजफ्फरपुर गए तो मुजफ्फरपुर में जो लॉयर्स थे, जो चंपारण के कई सारे पीजेंट को रिप्रेजेंट करते थे कोर्ट के अंदर, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ मुकदमा चल रहा था पीजेंट्स का, ठीक है। तो वो आए, उन्होंने गांधी जी को पूरा ब्रीफ करा मामला क्या है क्या नहीं है। और जब गांधी जी ने पूछा कि तुम ये पीजेंट्स के केसेस को लॉ कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कहते हैं उसे, कोर्ट में मतलब न्यायालय में रिपोर्ट सॉरी रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी फीस चार्ज कर रहे हो, तो द अमाउंट ऑफ फीस वाज वेरी बिग। तो उन्होंने वहां पे लॉयर्स को फटकार भी लगाई थी कि तुम अपने ही लोगों को क्यों लूट रहे हो। और ये एक क्वेश्चन है जो अगेन इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाई डिड गांधी जी chide the lawyers ठीक है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, एक और इंसिडेंट होता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस इंसिडेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इंसिडेंट वाज फ्रॉम जर्मनी। की जर्मनी ने जब सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस कर लिया था, सिंथेटिक मतलब जो आर्टिफिशियल होता है, ठीक है, मशीन मेड होता है। नेचुरल इंडिगो ज्यादा महंगा होता है एज कंपेयर टू सिंथेटिक इंडिगो। जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस कर लिया, नील प्रोड्यूस कर लिया, तो इंडिया में इंडिगो की प्लांटेशन क्या होगी भाई, लॉस में चली गई। तो उस टाइम पे लैंडलॉर्ड्स को इसके बारे में पता चला और उनको समझ में आ गया कि भाई जमीन तो अब किसी काम की है नहीं, क्योंकि जमीन पे इंडिगो प्लांटेशन जितने पे करा है वो तो सारी वेस्ट हो गई, क्योंकि अब कुछ दूसरा तो वहां हो नहीं सकता। तो एट द एंड उन्होंने डिसाइड किया कि हम किसानों को इसके बारे में अभी ना बताएं,
और किसानों से हम कंपनसेशन ले ले, मतलब जमीन काम की नहीं है, अब खेती क्या करवाएंगे भाई, इंडिगो की प्लांटेशन होती थी मेन। तो अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप हमें, मतलब जो किसान उनसे कहते हैं कि तुम हमें कंपनसेशन जो है वो दोगे और हम तुम्हें उस अग्रीमेंट से आजाद कर देंगे, देन जमीन तुम्हारी भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम जो करना है करो। अब किसानों को लगता है भाई ये तो हमारी बल्ले बल्ले है भाई, हम तो अगर कर देंगे तो इससे बढ़िया ये है कि, सॉरी ये बहुत बढ़िया है क्योंकि हमें जमीन मिल जाएगी, अपने हिसाब से जो काम करना है, जैसे करना है वैसे करना है वो हम करेंगे। तो फॉर देम इट वाज एन इक्सम, मतलब एक बहुत बड़ा इरिटेटिंग इशू था वो। तो इसीलिए भाई उन्होंने क्या करा, कई सारे किसानों ने अग्रीमेंट पे साइन कर दिया, न्यू कंपनसेशन भी पे कर दिया। जिन्होंने मना किया उनके लिए उन्होंने गुंडों को हायर करवा लिया, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स ने पिटवाया, धमकवाया, धमकवाया नहीं धमकाया, और इस तरीके से मतलब कंपनसेशन भी हड़प लिया। जब किसानों को लैंडलॉर्ड्स के उस चाल के बारे में पता चला कि कैसे जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस कर लिया और क्या हुआ, तो दे डिमांडेड देयर मनी बैक। बट जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उन्होंने पैसा वापस नहीं दिया, यहाँ पे उन्होंने किसानों को लूटा। आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने किसानों को लूटा, और उसके बाद जो चैंपियन है हमारे चंपारण के चैंपियन, मतलब महात्मा गांधी जी जो है वो चंपारण में पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, व्हाट हैड हैपेंड व्हेन जर्मनी प्रोड्यूस्ड सिंथेटिक इंडिगो, ठीक है भाई साहब। चलो अब गांधी जी आ गए वहां पे। गांधी जी ने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन गए, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की, उनको बोला कि भाई आउटसाइडर हो तुम, हम तुम्हें क्यों दें इंफॉर्मेशन। वो ब्रिटिश कमिश्नर के ऑफिस गए तिरहुत डिवीजन के, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है, ठीक है। तो भाई वहां से उन्होंने कमिश्नर ने उनको धमकाया कि यहाँ छोड़ के चले जाओ जगह को। फिर कोर्ट से भी एक ऑर्डर मिला, जो कि एक मैसेंजर उनको देता है, जब वो एक पीजेंट से मिलने जा रहे थे एलिफेंट बैग पे बैठ के। तो वहां पे लिखा था कि भाई तुम्हें इस जगह को छोड़ के जाना है वरना तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब गांधी जी वहां कन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटीज में थे। कन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटी क्या था, ये आपको पता होना चाहिए, मैं इसको भी लिखवा देता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। व्हाट वाज द कन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटीज विच गांधी फेस्ड। मतलब कॉन्फ्लिक्शन क्या था बेटा, कन्फ्लिक्शन का मतलब होता है जब आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपको क्या करना चाहिए, लेफ्ट वाला काम करना चाहिए या राइट वाला काम करना चाहिए। तो उस टाइम पे गांधी जी जो थे वो थोड़े से कंफ्यूज थे कि वो क्या करें, क्योंकि ऑर्डर कोर्ट से था, और अगर वो कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते इट मींस ही द लॉ ब्रेकर। और दूसरी जगह उन्हें किसानों को भी मदद करनी थी, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने लॉ, मतलब जो ऑर्डर था उसको नहीं माना और उन्होंने किसानों का साथ देने का सोचा। तो वहां पे वो एज अ लॉ ब्रेकर दिखे, लेकिन जब उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ा तो उन्होंने ये बात जस्टिफाई करी कि भाई मैं लॉ ब्रेकर यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने इसलिए ऑर्डर नहीं माना, ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं अपने आप को एक सुपीरियर पावर दिखाना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने अपनी वॉइस ऑफ कंसाइंस को सुना। कंसाइंस मतलब अंतरात्मा की आवाज को सुना। और उनके समक्ष, उनके सपोर्ट में कितने हजारों की संख्या में जो पीजेंट्स थे वो कोर्ट के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई जज पे इतना दबाव पड़ता है कि वो फैसला तक नहीं सुना पाता कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ जाए। भीड़ को रेगुलेट करने में भी गांधी जी ने जो अथॉरिटीज थी उनकी मदद की थी वहां पे। तो जिससे पता चलता है कि वो एक नॉन वायलेंस को पसंद करने वाले, सपोर्ट करने वाले इंसान वहां पे निकल के आते हैं ना। और फिर गांधी जी को रिलीज कर दिया गया था, बाद में उनका मुकदमा भी खारिज कर दिया गया था। और सर एडवर्ड गेट जो कि वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस एरिया के, उस प्रोविंस के, फिर उनके कहने पे एक इंक्वायरी को बिठाया गया, जो कि एक कमीशन, एक ग्रुप ऑफ पीपल था जिसमें लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, और वो तय करते हैं कि क्या लैंडलॉर्ड ने सच में गलत किया है किसानों के साथ। और एक क्रशिंग अमाउंट ऑफ एविडेंस जो था, माउंटेन क्रशिंग अमाउंट एविडेंस, मतलब पहाड़ की तरह इतने सारे एविडेंस इकट्ठे करके ये प्रूव कर दिया गया कि लैंडलॉर्ड्स ने कितना गलत किया है। और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो गांधी जी हैं वो डिमांड करते हैं रिफंड किसानों के लॉस के लिए। तो कितना रिफंड दें भाई, वो 50% बोलते हैं, गांधी जी 50% बोलते हैं, लेकिन जो ये ऑफिशियल्स होते हैं ना ये बहुत चालाक होते हैं। इनको लगता है कि 50% नहीं, हम 25% देंगे, और गांधी जी 25% में नहीं मांगेंगे और मामला खिंच जाएगा और हमें कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही वो 25% पे आते हैं, गांधी जी 50% पे अड़े हुए थे, नीचे नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि हम 25% दे देंगे, तो उस टाइम पे गांधी जी ने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया और बोला ठीक है, ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, तुम 25% ही दे दो। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो अमाउंट ऑफ रिफंड था ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ज्यादा इंपॉर्टेंट था विक्ट्री। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, व्हाई डिड गांधी जी एक्सेप्ट द रिफंड ऑफ 25%, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, दैट इज हाउ हैड गांधी जी
influenced the lawyers in चंपारण। भाई चंपारण के अंदर जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया था तो उस टाइम पे गांधी जी ने क्या करा था पता है आपको? मैं बता देता हूँ आपको। गांधी जी ने ये किया था कि गांधी जी ने जो उनके लॉयर्स थे ना, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, ये सब, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राफ भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था विजिट करने के लिए चंपारण को, उनसे मिलने के लिए। अब भाई गांधी जी ने जब उनसे एडवाइस मांगी कि क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाकी सब बोलते हैं कि आप इन मामलों में मत पड़ो। अगर आपको ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये अरेस्ट कर लेते हैं तो हु इज गोइंग टू गाइड अस इन कांग्रेस, ऑब्वियसली। तो गांधी जी जो थे वो एक मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एक नया चेहरा थे जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गांधी जी ने मतलब एक्सेप्ट नहीं करा वो चीज, और उन्होंने कहा कि ये जो पीजेंट्स हैं इनकी हेल्प का क्या, हमें इनको भी तो हेल्प करना है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हमें ये करना पड़ेगा। तो उनके कहने के बावजूद भी गांधी जी नहीं मानते, और उन लोगों को ये फील होता है कि यार गांधी जी जो यहाँ के रहने वाले नहीं है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जो ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां के लोगों की हेल्प करना चाहते हैं जिनको हम लोग सर्व करते हैं, ऐसा हम कहते हैं कांग्रेस में। तो अगर हम लोग इनकी मदद नहीं करेंगे तो कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी ये। तो वहां पे गांधी जी ने उनको भी प्रेरित किया है। और लास्ट एक क्वेश्चन और आता है, दैट इज अबाउट कि, सुन लीजिए ध्यान से, व्हाट डिड गांधी जी डू टू रिमूव द सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण? तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम, जस्ट वेट। सोशल एंड हेल्थ भी कर देते हैं ऐसे हम, हेल्थ बैकवर्डनेस इन चंपारण। समझ में आ गई बच्चों बात? इज इट क्लियर वा? अरे यार हेल्थ को लिख दिया, एक मिनट रुको। ठीक है भाई, चलो, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो उन्होंने भाई क्या करा, उन्होंने सोशल बैकवर्डनेस और हेल्थ बैकवर्डनेस को रिमूव करने के लिए टीचर्स को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलवाया, मेडिकल कैंप्स को सेटअप करवाया, टीचिंग इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करवाया। टीचर्स में उनके जो न्यूली जो न्यू डिसाइपल्स थे, फॉलोअर्स थे, उनको बुलाया, जैसे कि महादेव देसाई जो कि एक टीचर थे उस टाइम पे, नरहरि पारेख। महादेव देसाई ने तो बायोग्राफी भी लिखी है गांधी जी की हिंदी में, ठीक है। तो इन सबको बुलाया, उनकी वाइफ्स आई, महात्मा गांधी जी की वाइफ आती है आश्रम से, कस्तूरबाई, उनके बेटे छोटे वाले देवदास। तो ये सारे लोग मिलके रिफॉर्मेशन करते हैं चंपारण के अंदर। हेल्थ कैंप्स के लिए मेडिसिन मंगाई गई, जैसे कि कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन, सल्फर ऑइंटमेंट, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग चीजें दी गई। वो आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो के अंदर भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी करे हैं, आपको पूरा का पूरा समझाने की कोशिश करी है कि क्या क्या है इंडिगो के अंदर। आई होप बच्चों आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम अपने अगले चैप्टर की, जो कि एक पोम है, और उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जल्दी से देखते हैं बच्चों थिंग ऑफ ब्यूटी को। वेट अ सेकेंड, लेट मी शो यू। ठीक है भाई, तो हम बात करते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी की, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और इनके राइटर का नाम है जॉन कीट्स, ठीक है, पोएट का नाम है जॉन कीट्स। अच्छा बच्चों, आप देखो ये वाला जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है भाई? पोम के अंदर, अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो, मैंने ये वाली पोम लाइन बाय लाइन पूरी की पूरी समझा रखी है अपने एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में। आप इसकी वीडियो देख सकते हो, इसका जो लिंक है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसे एक बार चेक करो। नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो टर्म टू के सारा का सारा मिल जाएगा आपको, राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर, ए टू जेड सब कुछ मिल जाएगा। तो एक बार चेक जरूर कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी? भाई थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? क्वेश्चन है कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है। तो भाई थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? बताओ भाई, थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी एक वो चीज है जो हमेशा हमें खुशी देती है, मतलब एक ऐसी चीज जो कंसिस्टेंटली, कॉन्टिन्यूअसली हमारे को खुशियां देती है, जो कभी भी हमारी लाइफ के अंदर दुख को डेवलप नहीं होने देती।
उसको हम थिंग ऑफ ब्यूटी कहते हैं। पोइट के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? पोइट के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी नेचर है, मतलब वो सारी की सारी चीजें जो नेचर का हिस्सा है, जो हमें लगातार खुशियां प्रोवाइड करती है, लगातार प्लेजर प्रोवाइड करती है, वो हमारे लिए क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थिंग ऑफ ब्यूटी के बाद वी हैव वन मोर क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाट, कि भाई व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द थिंग्स mentioned in the poem which are considered source of joy। मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे को सोर्स ऑफ जॉय कंसिडर की गई हैं, या मैं बोलूं थिंग ऑफ ब्यूटी कंसिडर की गई हैं। तो भाई वो सारी चीजें जो नेचर का हिस्सा है, जैसे कि यहाँ पे बात की गई है सन की, मून की, ओल्ड एंड यंग ट्रीज की, डैफोडिल फ्लावर्स की, क्लियर रिल्स की, और सिंपल शीप, जितनी भी चीजें हैं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन के लिए बच्चों वीडियो जरूर देख लेना, तभी ज्यादा अच्छे तरीके से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट आर द थिंग्स which cause troubles and suffering in our life। मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में ट्रबल्स लेके आती हैं, सफरिंग लेके आती हैं। तो भाई वो चीजें हैं, जैसे मैंने पोम के अंदर बताया, इन ह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स, ग्लूमी डेज, डार्कन वेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए दुख लेके आती हैं। हर एक वर्ड का रेफरेंस मैंने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बता रखा है। अगेन आई वुड से कि बच्चों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखनी होगी। अनहेल्दी डेज, जब हम बीमार होते हैं। ओवर डार्कन वेज, जब हमें समझ नहीं आता क्या करें, बैड कंपनी है, सामने अंधेरा रास्ता है, कैसे चले, कहाँ चले। इन ह्यूमन डेथ, ठीक है। तो देयर इज वन थिंग दैट इज कि एक चीज है, लैक ऑफ नोबल नेचर्स है, मतलब अच्छे लोगों की कमी है, और ये चीज बड़ी इनह्यूमन है। इनह्यूमन मतलब ह्यूमैनिटी के एकदम खिलाफ है, कि अच्छे लोग पैदा नहीं हो रहे हैं, बुरे लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें। और एक और क्वेश्चन आता है एंड दैट इज कि व्हाट इज दैट inspires us to live life in spite of troubles and suffering। मतलब वो कौन सी चीज है जो ट्रबल्स के बावजूद, जो सफरिंग के बावजूद हमें इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है अपनी लाइफ में आगे की तरफ लीड करने के लिए, मूव करने के लिए। तो भाई वो चीज क्या है? भाई चीज क्या है? वो है थिंग ऑफ ब्यूटी। अगेन एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस जो हमेशा हमें तैयार करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो व्हाट इज दैट इंस्पायर्स अस टू लिव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग? दैट इज अगेन अ थिंग ऑफ ब्यूटी। समझ में आ गई बात? क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन द लाइन वी आर ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। मतलब एक लाइन है ये वाली, दैट इज कि भाई हम लोग व्रत कर रहे हैं एक फूलों का हार जो हमें अर्थ से जोड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है? देखो, ओवरऑल पोम को जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी नेचर है, जो हमें खुशी देता है, जो हमारी लाइफ में कंटिन्यूअसली खुशियों को बना के रखता है, उसको स्प्रेड करते रहता है, उसको बढ़ाते रहता है। तो भाई जो चीज जो हमारी लाइफ में खुशियों को हमेशा बढ़ाते रहेगी, हम क्यों चाहेंगे कि वो हमारी लाइफ से खत्म हो, है ना? तो दैट इज द रीजन हम अपने आप को अर्थ से जोड़ना चाहते हैं। अर्थ क्या है? क्योंकि अर्थ जो है वो सुप्रीम सोर्स है थिंग ऑफ ब्यूटी का। दैट इज द रीजन वी वांट कि हम लोग उस सुंदरता को हमेशा बढ़ाते रहें। तो यही है, वी आर ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। इट मींस वी आर क्रिएटिंग हैप्पीनेस इन आवर लाइफ थ्रू अटैचिंग आवरसेल्फ, थ्रू समहाउ ब्रिजिंग दैट गैप जो कि अर्थ, या फिर मैं कहूं जो नेचर है और उसके और मेरे बीच में है। तो कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको अपने क्लोज बनाने के लिए। तो ये चीज आपको समझनी होगी यहाँ पे। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? चलो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं एंड दैट इज व्हाई इज द वर्ड, एक मिनट, व्हाई इज द वर्ड grandeur associated with mighty debt। मतलब कि जो ग्रैंडियर वर्ड है वो माइटी डेड के साथ क्यों एसोसिएट हुआ है? द क्वेश्चन इज व्हाई इज द वर्ड ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद माइटी डेड। तो भाई ग्रैंडियर वर्ड का मतलब क्या है, पहले आप इसको समझो। ग्रैंडियर का मतलब है महान। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे महान किसको बोला गया है? माइटी डेड को बोला गया है।
अब माइटी डैड जो है वो क्या है, उन लोगों की बात की गई है जो अपनी लाइफ के अंदर जिन्होंने महान काम किए, या फिर मैं कह सकता हूँ जिन्होंने बहुत विशाल काम किए, जिनकी लाइफ जो है वो एक तरीके से एक एग्जाम्पलरी है हम लोगों के लिए, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया हमारे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, जो कि फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो ग्रैंडियर वर्ड क्यों एसोसिएट हुआ है, क्योंकि उनकी डीड्स बहुत ज्यादा महान थी, ग्रैंड थी, देयर डीड्स वर फिनोमिनल। तो इसीलिए ग्रैंडियर वर्ड माइटी डेड के साथ एसोसिएट किया गया है। माइटी डेड को एक्सप्लेन करके आप ग्रैंडियर को उसके साथ एसोसिएट करके आराम से बता सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन है बच्चों थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर। आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बस वही है कि आपको एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। आप बहुत आसानी से हर एक चीज को कर सकते हो, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, बस अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आई वुड रिक्वेस्ट जो भी बच्चे इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं, अभी एक और पोम बची हुई है, तो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर तुम अभी तक देख रहे हो इसका मतलब तुम इंग्लिश को लेके सच में डेडिकेटेड हो, तुम इंग्लिश को लेके सच में पैशनेट हो, इसीलिए अभी तक देख रहे हो, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आंसर करो, और जब भी रेक्टिफिकेशन सेशन हो रहा है डायरेक्टली फोटो खींचनी है भेजनी है, फोटो खींचनी है भेजनी है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा फोटो लिखनी है खींचनी है भेजनी है। तो ये चीज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलो बच्चों एक और पोम करते हैं, लास्ट पोम है, उसके बाद हमारा ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड व्हाट इज दैट, लेट अस सी, जस्ट वेट। ओके, so we have got a poem that is Aunt Jennifer's Tigers, ठीक है भाई, and that is from Adrian Rich, that is from Adrian Rich। और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, why do the words denizen and chivalric, या what लगा दो यहाँ y की जगह, what do the words denizen chivalric add to our understanding about tiger's attitude। मतलब टाइगर का जो एटीट्यूड है, टाइगर का जो हैबिटेट है, या मैं कह सकता हूं कि टाइगर जिस तरीके से रहते हैं, उनके कैरेक्टर को लेके डेनिजन और शिवैलरिक वर्ड जो है वो हमें क्या समझाते हैं। देखो शिवैलरी इज रिलेटेड टू नाइटहुड, ठीक है, योद्धा से रिलेटेड होता है। शिवैलरी का मतलब दे आर सो मच वी कैन से फियरलेस, दे आर सो मच फियरलेस। और इसके अंदर मैं प्राउड की भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि 3 वर्ड आते हैं, डेनिजन, शिवैलरिक और सर्टेनिटी, ये 3 वर्ड आते हैं। सर्टेनिटी तो कॉन्फिडेंस को दिखाता है, शिवैलरिक नाइटहुड को, मतलब दे आर लाइक नाइट, दे आर लाइक नाइट्स, इट मींस दे आर फियरलेस। एंड द सेकंड थिंग, एक और चीज आ सकती है, दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। और डेनिजन का मतलब है कि दे आर इनहैबिटेंट ऑफ फॉरेस्ट, कि वो फॉरेस्ट के निवासी हैं, क्योंकि डेनिजन ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन बोला गया, तो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट को बोला गया है। और ये पोम जिस बच्चे को नहीं पता है, जिसने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है, एक बार देख जरूर लेना। लेकिन अभी मैं बता देता हूं तुम लोगों को, सुन लो कि ये पोम इस बारे में है कि आंट जेनिफर नाम की एक लेडी है, जो कि एक इमेजिनरी कैरेक्टर हो सकता है एड्रियन रिच का, लेकिन ये इमेजिनरी कैरेक्टर हमारे को रिफ्लेक्ट करता है प्लाइट को, प्लाइट मतलब प्रॉब्लम को बहुत सारी विमेन की सोसाइटी के अंदर, जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर सप्रेस हो जाती है। जैसे कि आंट जेनिफर है, जो सप्रेस्ड है, उसकी राइट उसके पास नहीं है, और वो परेशान है, और वो एक टाइगर की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। इसीलिए वो अपने कैनवस पे एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई बुनाई के थ्रू टाइगर को एम्ब्रॉयड कर रही है, बुन रही है, ठीक है। तो वहां पे ये सारी चीजें हमें बताई गई हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, उस पे आ जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई डू द हैंड ऑफ आंट जेनिफर फ्लटर थ्रू द वूल। मतलब आंट जेनिफर के जो हाथ हैं वो क्यों कांप रहे होते हैं जब वो टाइगर्स को एम्ब्रॉयड कर रही होती है। देखो इसके 2 प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं बच्चों। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि शी इज सो वीक और उनके हाथ कांप रहे हैं जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। दूसरा एक पॉइंट ये हो सकता है कि वो इमेजिन ही नहीं कर पा रही है कि वो कभी टाइगर की तरह फियरलेस बन सकती हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो ये दोनों रीजन हो सकते हैं। तो ये सोचते हुए भी उनके हाथ कांप रहे हैं कि मैं बन पाऊंगी, या फिर बनना उनके लिए बहुत बड़ा डेयरिंग काम है, जो वो शायद पॉसिबली नहीं कर पाएंगी या कर पा रही हैं, इसलिए वो कांप रही हैं, वो डर रही हैं। ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप पोम पढ़ रहे होते हो तो पोम इज नॉट ओनली अबाउट अ सिंगल इंस्टेंस, इट कैन बी जस्टिफाइड थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स, जो आप जस्टिफाई वहां पे कर पा रहे हो और जो बेटर है और एप्रोप्रिएट है पोम के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। व्हाट डू यू मीन बाय मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड? मतलब जो मैसिव वेट है अंकल वेडिंग बैंड का, उससे आप क्या समझते हो बच्चों? तो भाई उससे हम बहुत ही इजी सी चीज समझते हैं और वो बड़ा आसान है, एंड दैट इज कि अंकल वेडिंग बैंड मतलब आंट जेनिफर ने जो अंगूठी पहनी हुई है वो उनके रिलेशनशिप की निशानी है अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है। और वो वेडिंग बैंड अंगूठी है, ठीक है, रिंग है। तो यहाँ पे अगर बोला गया कि मैसिव वेट मतलब बहुत भारी है अंकल का वेडिंग बैंड, इसका मतलब कि उनका रिलेशनशिप, क्योंकि वो रिंग जो है वो सिंबलाइज तो रिलेशनशिप को करती है, तो उनका रिलेशनशिप उनके लिए क्या है, एक बर्डन। आंट के लिए जो रिलेशनशिप है वो क्या है, एक बर्डन है। तो इसलिए ये चीज बोली गई है। तो यहाँ पे क्या आएगा कि भाई इट सजेस्ट दैट द रिलेशनशिप विच दे आर मूविंग इन इन विच दे आर मूविंग, तो दैट इज अ बर्डन फॉर आंट जेनिफर। आंट जेनिफर के लिए वो एक बर्डन की तरह है जो कि बहुत मुश्किल से चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर। लिखा आगे भी ये लिखा है, अगर आपने पोम पढ़ी होगी, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो वो बहुत मुश्किल से उनकी उंगलियों पे फिट बैठता है, मतलब उनकी लाइफ में बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रही है, ठीक है। अगला है, व्हाई डज आंट जेनिफर क्रिएट सच क्रिएचर्स which are so different from her own character? ठीक है भाई, कि आन जेनिफर जो है वो ऐसे कैरेक्टर्स को क्यों एम्ब्रॉयड कर रही हैं जो उनके खुद के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बच्चों आप खुद सोचो कि जिसपे साइकिल नहीं होती वो साइकिल के बारे में सोचता है, जिसपे साइकिल होती है वो बाइक के बारे में सोचता है, जिसपे बाइक होती है तो बाइक में भी वो अपने पास जो बाइक है उससे ऊपर के बारे में ही सोचता है, ठीक है। और अगर किसी पे वो भी है तो कार के बारे में सोचता है, फिर कार में भी अगेन लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश करता है, फिर उससे आगे हो सकता है कि कोई हेलीकॉप्टर और प्लेन के बारे में भी सोचता हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात इतनी सी है कि जो हम पे नहीं होता हम उसके बारे में ज्यादा इमेजिन करते हैं। तो आंट जेनिफर के पास फ्रीडम नहीं है एंड शी इज फेसिंग द सप्रेशन एट द हैंड्स ऑफ हस्बैंड। तो भाई वो फ्रीडम के बारे में सोच रही है क्योंकि उसके पास फ्रीडम नहीं है ना। तो वो अपने राइट्स के बारे में सोच रही है, तो इसीलिए वो ऐसे कैरेक्टर्स को इमेजिन कर रही है जो फियरलेस हैं, जिससे वो एकदम अपोजिट है, ठीक है। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा आई होप बच्चों। इसके अलावा एक और लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडियंस? ऑडियंस का मतलब क्या है, ठीक है। तो भाई ऑडियंस बोला गया है अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस को, मतलब अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस जो आंट जेनिफर ने एक्सपीरियंस किए हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो ऑडियंस है यहाँ पे, ठीक है। और उससे आगे भी लाइन आती है, स्टिल रिंग्ड, मतलब आंट जेनिफर के जो हैंड है वो अभी भी रिंग्ड है ऑडियंस से, ये एक लाइन आती है लास्ट में। और जो टाइगर्स हैं जो उन्होंने बनाए थे वो आज भी प्रांस कर रहे हैं, प्रांस मतलब आगे की तरफ जंप मूव कर रहे हैं, जंप करते हुए, प्राउड एंड अनअफ्रेड, ये लाइन आती है। तो ऑडियंस किसको बोला गया, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस को बोला गया है। और ये मैं लिख सकता हूं, हाउ इज द वर्ड रिंग सिंबॉलिक, कि रिंग वर्ड सिंबॉलिक कैसे है। भाई सिंबॉलिक ऐसे है क्योंकि रिंग वर्ड हमारे को उनकी अंगूठी के बारे में बताती है, लेकिन रिंग्ड यहाँ पे सराउंडेड को भी कहा जा सकता है कि आंट जेनिफर जो है वो ऑडियंस मतलब अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस से घिरी हुई थी। लास्ट फेज में हमें बताया जाता है कि आंट जेनिफर की मौत हो गई है और उनके जो हाथ है वो बहुत ही वीक हैं और उनपे निशान है, रिंग्ड है वो ऑडियल से। ऑडियल मतलब अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, मतलब अपनी लाइफ के अंदर उन्होंने कितने सारे अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस आए हैं वो उनके हाथों को देख के समझा जा सकता है उनकी मौत के बाद। तो लास्ट वाली जो लाइन आती है फिर कि उनके जो टाइगर्स है वो आज भी प्राउड एंड अनफ्रेड है, तो वो ये हमें कन्वे करती है कि भाई आंट जेनिफर की मौत तो हो गई है लेकिन उनकी इमेजिनेशन जो थी वो आज भी जिंदा है। तो इमेजिनेशन किस फॉर्म में जिंदा है, क्योंकि बहुत सारी आंट जेनिफर जैसी वुमेन है जो आज भी आंट जेनिफर की तरह ही फ्रीडम के बारे में सपने देखती हैं। समझ में आ गई बच्चों बात अच्छे तरीके से, बिल्कुल जल्दी मेरे साथ जल्दी बता दो, क्लियर, इज इट क्लियर? तो भाई साहब हमने कर लिए हैं चारों के चारों फ्लैमिंगो के चैप्टर्स और बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं, मजे मजे में नहीं करे हैं, बहुत अच्छे तरीके से करे हैं। और तुम लोग अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखो। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बच्चों कि देखो, अगर तुम में से कोई भी बच्चा चाहे एंट्रेंस के लिए सब्सक्रिप्शन लेने वाला है, चाहे वो सीबीएसई के लिए लेने वाला है, चाहे उसका भाई सब्सक्रिप्शन लेने वाला है, चाहे उसकी बहन सब्सक्रिप्शन लेने वाली है, चाहे उसके रिलेटिव सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं, चाहे उसका नेबर सब्सक्रिप्शन लेने वाला है, चाहे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने वाला है, लेकिन कोड आपको लगाना है अपने प्यारे प्यारे सुमित भैया का जो कि है SUTH10,
जब भी कोई सब्सक्रिप्शन लेगा, जब भी दूर दूर तक कोई बच्चा सब्सक्रिप्शन लेगा, तो उसकी मम्मी या उसके पापा या उसका भाई या उसकी बहन उसको बोलेंगे कि बेटा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हुए तुम सुमित सर का कोड जरूर लगाना, जो कि है SUTH10, जिससे मिलेगा तुम्हें मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो इस चीज को ध्यान रखना, और इसी चीज को ध्यान रखते हुए हम अपनी क्लास को आगे तो नहीं बढ़ाते, एंड की तरफ लेके आते हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं आप लोगों को, जो आपके कल्याण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। जैसे कि अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो हमारा हर एक संडे को होता है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके लिए एनरोल जरूर करें। जो बच्चे रैंक 1 से 3 लेके आते हैं उनको 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाता है अनअकैडमी की तरफ से। रैंक 4 से 10 लाने वालों को 75% स्कॉलरशिप, 11 से 50 वालों को 50% स्कॉलरशिप, 51 से 150 वालों को 25% स्कॉलरशिप, और जो पहली बार ये टेस्ट देता है उसको SUTH10 कोड लगाना होता है। मेरा कोड है, गैप नहीं है इसके बीच में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉम्बैट का आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। फ्री रजिस्ट्रेशन होता है टेस्ट के अंदर। कॉम्बैट इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल होता है। 30 क्वेश्चन 60 मिनट्स में आंसर करने होते हैं आपको, और वीडियो सोल्यूशन मिलता है ईच क्वेश्चन के लिए। आप लोगों को ये ध्यान रखना, हर एक संडे 1 बजे होता है, जितनी जल्दी हो सकता है एनरोल कर लें। टॉपर्स को मेडल्स भी दिए जाते हैं, टॉप 25 रैंकर्स को सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, 100% तक की स्कॉलरशिप आप लोगों को मिलती है, 1 करोड़ तक के वर्थ के प्राइजेस ओवरऑल स्टूडेंट्स को मिलते हैं। ठीक है भाई साहब, बग्स बाउंटी में पार्टिसिपेट करो। मेरी स्लाइड पे या फिर किसी दूसरे एजुकेटर की स्लाइड पे आप लोगों को कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट अगर दिखाई देता है तो आप उसको अनअकैडमी को रिपोर्ट कर सकते हो। उसका फॉर्म आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो रिपोर्ट करो, लेकिन तभी रिपोर्ट करो जब आपको लगता है कि आपका जो क्लेम है वो जेन्युइन है और आप फिर प्राइजेस को क्लेम कर सकते हो। समझ में आ गई बात? और इसके अलावा बच्चों बात आती है कि अगर आपको अपने सब्सक्रिप्शन को लेके कोई भी डाउट है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बड़ा हसीन नंबर है ये, बहुत ही सुंदर नंबर है। इस नंबर पे कॉल करें, अपनी जो इंक्वायरी है वो करें, प्रिपरेशन जर्नी को लेके, सब्सक्रिप्शन को लेके। जैसे किसी बच्चे को अपने करियर को लेके भी कंफ्यूजन है कि भाई क्या सब्सक्रिप्शन लूं क्या ना लूं, किसकी प्रिपरेशन किससे करूं, तो वो सब आपको मिल जाएगा वहां पे, है ना। अच्छे काउंसलर्स आपको बताएंगे। और कोड यूज कर सकते हो आप ये वाला SUTH10, मैंने बताया आपको। ओपन हाउस सेशन अभी के लिए हमारे पॉज पे हैं, लेकिन अगले महीने फिर से हमारे ओपन हाउस सेशन आएंगे और तुम्हारे लिए प्यारी प्यारी बातें मैं लेके आऊंगा, बहुत बहुत अच्छे तरीके से बातें लेके आऊंगा। और एक और चीज बच्चों, वन मोर चांस है प्रोडिजी का। अगर आप लोगों ने प्रोडिजी के लिए अभी तक एनरोल नहीं करा है, आई वुड रिक्वेस्ट यू बच्चों कर दो, क्योंकि कल आप लोगों का टेस्ट है, पहला पहला नहीं है सॉरी, ये लास्ट टेस्ट है। आई एम रियली सॉरी, पहला नहीं है, लास्ट टेस्ट है। लेकिन इस लास्ट टेस्ट में भी आप धमाका मचा सकते हो। और प्रोडिजी टेस्ट का जो एनरोलमेंट लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और तुम्हारे दोस्त, भाई बहन, बंधु, सखे, सखा सखी कोई भी हो, उनको बता दो 11th क्लास के अंदर की एक बैच चल रहा है जिसमें मोनिका बेदी मैम टीच कर रही हैं, शिप्रा मैम टीच कर रही हैं। शी इज अ वंडरफुल टीचर फॉर इंग्लिश टू। और यहाँ पे मनोज सर हैं और अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं जो आप लोगों को गाइड करेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से गाइड करेंगे बच्चों। एक्सपेडिशन बैच था, ठीक है, जो चल रहा था, और आई थिंक अभी भी मोस्ट प्रोबेबली चल रहा है, क्योंकि ये 2.5 मंथ्स के लिए था, दिन खत्म होने वाला होगा। बट इसमें बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कराया है टर्म 2 के लिए। तमसा मैम, अनुराग त्यागी सर, राहुल द्विवेदी सर, सविता मैम ने। और इसके अलावा ब्रह्मास्त्र प्रीमियम क्रैश कोर्स चल रहा था जैन 10 से, जो कि चल रहा था गौरव जैन सर की गाइडेंस के अंदर। वी हैव अनुराग द्विवेदी सर, वी हैव टॉप मोस्ट एजुकेटर्स फॉर कॉमर्स टू। तो मेक श्योर आप एनरोल कर लें। शाइन बैच है जो अभी चल रहा है, जहां मैं टीच कर रहा हूँ। ब्रह्मास्त्र बैच में मैं टीच कर रहा हूँ गौरव जैन सर के साथ। यहाँ पे बाकी सब फैबुलस एजुकेटर्स हैं जो टीच कर रहे हैं ना। तो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। और मेरा जो कोड है SUTH10, इसको लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप लोग मेरे प्रोफाइल के लिंक को फॉलो करें और मेरी क्लासेस को अटेंड जरूर करें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन, क्वेश्चन टैब पे क्वेश्चन पूछना, पॉल लीडर बोर्ड, लाइव पॉल ऑप्शन फॉर क्विज, और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। थैंक यू सो मच बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, नोट्स को डाउनलोड कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैं नोट्स लगातार बच्चों अपडेट कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखो, नोट्स लगातार अपडेट कर रहा हूँ। तो मेक श्योर अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक नोट्स को डाउनलोड नहीं करा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, नोट जितना जल्दी हो सकता है डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और मिलेंगे बच्चों अपने एक और नए सेशन के अंदर। तब तक के लिए सुमित भैया का बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और भूल ना जाना बच्चों, कोड जरूर लगाना, दैट इज SUTH10, एंड लेट्स क्रैक इट।